गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विजय बस्नेत, डायरेक्टर विजय एकेडमी देहरादून, आज से विजय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपको क्लास पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, सीडीएस हो गया, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर बेसिक से एडवांस तक आपको पूरी मैथ्स पढ़ाई जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट आप सब क्वेश्चन ढूंढते हैं, कंसेप्ट ढूंढते हैं, लेकिन प्रॉपर कई बार कंसेप्ट नहीं मिल पाते। मैं आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से आपको हर कंसेप्ट को सिखाऊंगा, डिटेल में आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं और मैथ्स से कई बार उनको बहुत डर सा लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, कि मैथ्स में हम क्वेश्चन को कैसे सीखेंगे, कैसे मैथ्स में टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, क्या मैथ्स के लॉजिक होते हैं, उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है और वे डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ पर हर उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या नहीं हैं, उनको बिल्कुल कंसेप्ट वाइज मैथ्स सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि आप सब डेली बेस पे क्लास को पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास को आप पढ़ेंगे, बिल्कुल यही मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा। ठीक है ना? और अपने साथ के जितने भी और स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा। ठीक है, उनको भी बताइएगा कि हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकते हैं आप पढ़िए इन चीज़ों को। ठीक है, तो पहला मैं चैप्टर आज जो आप लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब में, वो है ज्योमेट्री। बहुत बेहतरीन चैप्टर है स्टूडेंट, एसएससी और सीडीएस में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और मैट्री। जियो यानी अर्थ, पृथ्वी, और मैट्री यानी मेजरमेंट करना। मैथ्स के जिस ब्रांच में हम अर्थ को मेजर करते हैं उसको ज्योमेट्री कहा जाता है। अब ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, ये पृथ्वी को कहा जाता है, और ये हो गया मेजरमेंट करना। अब एंगल से मेजरमेंट करें, शेप से मेजरमेंट करें, किसी भी तरीके से अगर मेजर करते हैं वो ज्योमेट्री कही जाती है। ठीक, ज्योमेट्री के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखो, ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स विद शेप, साइज एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर। किसी भी फिगर की अगर हम शेप, साइज और पोजीशन को अगर मेजर करते हैं, ये ज्योमेट्री कही जाती है। अर्थ के अंदर जो भी हम फिगर की बात करेंगे उनका मेजरमेंट हो गया। लाइक अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो आप जानते हैं इसका एंगल से रिलेटेड, इसकी साइड से रिलेटेड जो मेजरमेंट होगा वो हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज तो हमें जाननी जरूरी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट इस चैप्टर की जरूरी जानने वह है एक्सियम्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वयं सिद्ध। एक्सियम का मतलब हुआ ऐसी कोई भी कंक्लूजन, ऐसा कोई भी रिजल्ट जिसका कोई प्रूफ ना हो, यानी जो अपने आप में प्रूफ हो जाए, जिसके लिए कोई आपको अलग से थ्योरम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान देना, उसको एक्सियम कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लो अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन में a = b और मैंने कहा b = c, ज्योमेट्री में एक्सियम का बड़ा यूज होना है। अगर मैं कहता हूं a = b और b = c, तो डेफिनेटली स्टूडेंट आप मुझे बताओ कौन सी बात प्रूफ हो गई, कौन सी बात क्लियर होगी, बताओ। अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो इसका मतलब a b किसके इक्वल होगा, c के। दैट इज कॉल्ड एक्सियम। ये अपने आप में प्रूफ हो गया। अगर a b के बराबर, b c के बराबर, तो a और c भी बराबर हो गए। क्लियर? अगर मैं कहता हूं इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, और ये तीन है, डेफिनेटली a और c भी आपस में बराबर होंगे। दैट इज कॉल्ड एक्सियम। ठीक है,
मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं ये वैल्यू 2 और ये 2 बराबर है, अगर दो नंबर हमारे पास ऐसे हैं कि दो वैल्यू बराबर हैं, अगर मैं यहां पर 3 ऐड करूं और यहां भी 3 ऐड करूं तो डेफिनेटली तब भी तो बराबर होंगे। यानी LHS और RHS अगर इक्वल है और दोनों में अगर मैं बराबर नंबर ऐड कर दूं तो भी नंबर बराबर, यानी ये 5 दैट इज कॉल्ड एक्सियम। अगर मैं कहता हूं दो वैल्यू मैंने इक्वल ली और दोनों तरफ मान लीजिए मैंने 2 माइनस किया तो अब मुझे बताओ स्टूडेंट, अभी भी दोनों वैल्यू क्या होंगी? बराबर। इनको एक्सियम कहा जाता है। यानी ऐसी वैल्यू जो ऑलरेडी अपने आप में प्रूफ हो, जिनको प्रूफ करने की अलग से जरूरत नहीं होती है, वो एक्सियम कहलाते हैं। और कई बार होगा ऐसा ज्योमेट्री में, अगर मैंने A = B और B = C कहा तो अब कुछ समझ जाएगा कि A की वैल्यू भी C के बराबर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरम। थ्योरम का बड़ा महत्व है ज्योमेट्री में। थ्योरम ज्योमेट्री का एक ऐसा हिस्सा है जिसको प्रूव किया जाता है। लॉजिकल तरीके से जिसको प्रूव किया जाए उसको थ्योरम कहा जाता है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है, और हां अगर मैं ABC का सम 180 डिग्री कहता हूं और मैं 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा मुझे, तो ये थ्योरम है एक तरीके से, ये इसकी प्रॉपर्टी है। कई बार जैसे हम बोलते हैं, मैंने कहा कि ABC मैंने कोई ट्राइंगल लिया और मैं आपसे कहता हूं कि AD मीडियन है और मैं कहता हूं कि मीडियन इस दो को दो बराबर इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है एरिया में, तो मुझे ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड थ्योरम। यानी जब हम किसी पॉइंट को लॉजिकल तरीके से प्रूव करते हैं उसको थ्योरम कहा जाता है। और एक्सियम का मतलब होता है जो अपने आप में क्लियर हो, जिसको प्रूव करने की जरूरत ना पड़े, एक्सियम। और जब हम प्रूव करने की जरूरत पड़े दैट इज कॉल्ड थ्योरम, उसको थ्योरम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं स्टूडेंट्स। ज्योमेट्री के अंदर जो भी आपको टॉपिक पढ़ाई जाएंगे, ये इन सारे टॉपिक का एक इंडेक्स है। पहला चैप्टर मैं आपको लाइन एंड एंगल्स पढ़ाऊंगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ट्राइंगल, त्रिभुज। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी ट्राइंगल के अंदर प्रॉपर्टी होती है सारी हम ढंग से डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। फिर हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट तो मेंसुरेशन में बहुत काम आएगी हमारे। नेक्स्ट पॉलीगन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुभुज। हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं ऑक्टागन से रिलेटेड, 2017-18 में काफी क्वेश्चन बने हैं। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल ज्योमेट्री के अंदर। और लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इन 6 चैप्टर को स्टूडेंट्स आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बस आपने रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, क्लियर है। और हर एक चैप्टर के साथ साथ जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा उस पर हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम डाउट सेशन करेंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट बस आपने रेगुलर क्लास अटेंड करनी है और बिल्कुल कंसेप्ट वाइज जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी विद प्रूफ आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, जिससे मैं चाहता हूँ कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, Tier 2 का एग्जाम बनेगा, CHSL के एग्जाम होंगे स्टूडेंट, SSC के एग्जाम बनेंगे जितने भी, मैं चाहता हूँ CDS के एग्जाम होंगे, ज्योमेट्री का कोई भी डर ना रहे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। आज मैं आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करवाता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है लाइन एंगल से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लाइन एंड एंगल्स में आता है स्टूडेंट। फर्स्ट है पॉइंट, बिंदु। और जब हम पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट से कनेक्ट होकर क्या बनेगी स्टूडेंट? लाइन। पहले पॉइंट को देखते हैं। एक ऐसा फिगर विच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कैन नॉट बी मेजर, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं ज्ञात की जा सकती, उसे बिंदु कहा जाता है। और जनरली क्या होता है, ये डॉट मेड बाय पेंसिल, ये जो डॉट है ना, ये पॉइंट कहलाता है।
इसके अलावा कोई और डेफिनेशन है नहीं पॉइंट की, वरना आप डेफिनेशन में जाएंगे सिंपल सी वाली है। तो ये जो पॉइंट है, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो सारे पॉइंट है। जो भी डॉट है, जो हम इस तरीके से डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट हो गया। या ये भी कह सकते हैं विच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कैन नॉट बी मेजर इज कॉल्ड अ पॉइंट, उसे पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। पॉइंट के बाद अगली डेफिनेशन में आते हैं लाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइन की। ए लाइन इज मेड अप ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कोई भी रेखा अनंत बिंदुओं से बनती है, यानी जब हम ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट अरेंज करेंगे तब जाके हमें एक लाइन मिलेगी। ठीक है ना। और लाइन हमेशा एंडलेस होती है, अनंत होती है रेखा। जनरली हम क्या करते हैं, अब हम सुनते हैं कि ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ए लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर, वो लाइन नहीं है। बस हम व्यावहारिक रूप में क्या करते हैं, उसको लाइन बोलते हैं। वो है लाइन सेगमेंट, जिसको हिंदी में रेखा खंड पढ़ा जाता है। ठीक है, वरना लाइन एंडलेस है। और इसकी दूसरी खास बात है, इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। ध्यान देना, इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। यानी आप लाइन को इस तरह बढ़ाइए, आप लाइन को इस तरह बढ़ाइए, ये लाइन है। तो लाइन की कोई लिमिट नहीं है कि मैं कहूँगा 5 सेंटीमीटर है, 10 है, 15 है, बिल्कुल नहीं है। वो 10, 5, 15 जो है वो लाइन सेगमेंट होती है, रेखाखंड। लेकिन हमें आदत होती है बार बार लाइन बोलने की, तो ये ध्यान देना है। और इसकी केवल लंबाई होती है, पहली चीज ध्यान देना। और एंडलेस होती है, रेखा अनंत होती है, एंड कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, और दोनों दिशाओं में रेखा बढ़ाई जा सकती है। ये लाइन हो गई। क्लियर स्टूडेंट, समझ गए ना। तो जब भी बात होगी लाइन की, तो ध्यान देना, ये लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तीसरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइन सेगमेंट, हिंदी में रेखाखंड। ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। अब समझेगा अंतर, वैसे आप समझ गए होंगे। रेखा अनंत होती है, एंडलेस होती है। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। देखो अब मैं आपको समझाता हूं। देखो मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ए बी, 5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। बस हम सामान्य बोलचाल में इसको लाइन लाइन पढ़ते हैं, वरना लाइन सेगमेंट है। बट जनरली स्पीकिंग लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। जनरली क्या होता है, हम लाइन सेगमेंट को लाइन बोलते हैं। वरना ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास है, ये जो पॉइंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। हम जनरली लाइन लाइन यूज करते हैं। इसके 2 फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाती है। ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट के 2 हमेशा फिक्स पॉइंट होते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, तो देखो अब स्टूडेंट, मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको, आप समझिएगा ध्यान से। देखो तो बच्चों, ये क्या है, बोलो, लाइन। और ये क्या है, लाइन सेगमेंट। अंत तो समझ में आ गया, क्लियर है। यह है लाइन और यह है लाइन सेगमेंट। ठीक है ना। तो हिंदी में इसको रेखा, उसको रेखा खंड कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो हमें जानना है, नेक्स्ट पॉइंट, अगली वैल्यू जो हमें क्लियर होनी चाहिए डेफिनेशन वाइज। देखिएगा अगले पॉइंट में आते हैं, रे। इसको हिंदी में कहा जाता है किरण। तीसरा लाइन जो हम पढ़ेंगे, दैट इज रे। इसको हिंदी में किरण कहा जाता है। अ रे एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट। हिंदी में किरण को एक बिंदु से एक दिशा की ओर बढ़ाया जाता है। किरण को किसी बिंदु से एक दिशा की ओर बढ़ाया जाता है। दिस इज बाय एन एरो, और जिसको एग्जिबिटेड, इसको हमें दर्शाया जाता है, एक एरो से दर्शाया जाता है। द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। जो ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ये है इनिशियल पॉइंट। ये जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां से ये देखो, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। इसको एक बिंदु से एक दिशा की ओर बढ़ाया जाता है, इसको रे कहा जाता है। हिंदी में इसको हम किरण बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान देना, ये एक पॉइंट है, एक डायरेक्शन की ओर बढ़ाएंगे, ये रे है।
ध्यान देना किरण है। तो जब भी हम डेफिनेशन की बात करेंगे, मैं डेफिनेशन सिर्फ बता रहा हूं, इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा समझना, ठीक है ना। तो डेफिनेशन तो ये है कि कोई बड़ा इश्यू है नहीं, बुक्स में मिल ही जाती हैं। मेन पॉइंट है कि आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये रे है, क्लियर है, समझ गए स्टूडेंट साहब। देखो इसमें एक बात और मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखो अब इसी में डायग्राम समझते हैं। ये क्या है बताइए, कौन सी वाली है, ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन सेगमेंट, ये रे, हिंदी में से किरण बोलते हैं, रेखा, रेखाखंड और किरण, क्लियर हो गए सबको। ध्यान देना ये एंडलेस है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है, इसकी लिमिट है, सेगमेंट है, और रे इसको एक डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकता है। तीनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी, सबसे पहले क्लियर है ना सबको, ठीक है। कुछ अलग है नहीं, मुझे प्रूफ करवाने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी सिंपल डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, जो हमें लाइन पढ़ रहे हैं ना, अब लाइन की कितने प्रकार की लाइन रेखाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ लाइन को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में अगले पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ लाइन, नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। रेखाओं के प्रकार, कितने प्रकार के रेखाओं के प्रकार, यहां रेखा के प्रकार लिखा हुआ है, तो टाइप्स ऑफ लाइन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार से लाइन होती है उनको पढ़ते हैं, समझ गए ना। देखो अब थोड़ा सा रिवीजन, पहला क्या पढ़ा, पॉइंट, पॉइंट के बाद लाइन, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट, सेगमेंट के बाद रे। अब जो लाइनें हमने पढ़ी है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइन में पहला पॉइंट, फर्स्ट जो वैल्यू हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ लाइन के अंदर, उसमें आते हैं फर्स्ट वैल्यू टाइप्स ऑफ लाइन के अंदर, पहला फर्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ लाइन में पैरेलल लाइंस, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइन में पहले डेफिनेशन हमारे पास है पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, ठीक है। अब सिंपल डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, वो सिर्फ लिखी गई है, टू लाइंस लाइंग इन ए प्लेन हैविंग नो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नहीं भी लिखा होता तब भी कोई बड़ा इश्यू है नहीं, देखिएगा सिंपल सा पॉइंट पर। पैरेलल लाइन का मतलब जब दो लाइनें, यानी अगर पैरेलल लाइन की बात करता है, मान लीजिए दो लाइनें हमारे पास इस तरीके से, अगर इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो, यानी अगर दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, यानी कभी भी ना मिले, ये समांतर रेखाएं हैं। तो पैरेलल लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर दो रेखाएं कभी भी नहीं मिलती हैं तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, और हाँ आप इसको कितना भी आगे बढ़ाओगे कभी भी नहीं मिलेंगे, ये समांतर रेखाएं। मान लो ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस है। देखो सिंबल साथ में सब कुछ बताया गया, एंगल सिंबल देखो, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यह समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी, और हाँ डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, ठीक है ना। पता आपने यहां से मिला दिया, आपने बोल दिया ये वाली दूरी, बिल्कुल नहीं। तो ये डिस्टेंस जहां पर बराबर होती है तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और अगर मैं कहता हूं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये आपस में समांतर रेखाएं हैं, ये है पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, समझ गए। तो समांतर रेखाओं का मतलब हो गया कि जहां पर डिस्टेंस, दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस बराबर हो, वो पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है ना, कभी भी ना मिले। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ लाइन का हो गया समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगली डेफिनेशन जो हमें जाननी है। नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं, अगली डेफिनेशन, परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं। नेक्स्ट डेफिनेशन, टू लाइंस विच इज इन ए सिंगल प्लेन एंड इंटरसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। परिभाषाएं, डेफिनेशन कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, बस समझना हमें। जब दो लाइनें आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे अगर कहता हूं ए बी और ए सी कोई वैल्यू है, दो लाइनें अगर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं, ये राइट एंगल हो गई। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपके सामने यहाँ सिंबल बनाया हुआ है, ये परपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल यहाँ गिवन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना।
तो ये परपेंडिकुलर लाइंस बन गई, लंबवत रेखाएं। प्लस जरूरी है, लाइक अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, लंबवत रेखाएं होंगी, इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, ये होगी परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लाइन में पहला हमने क्या पढ़ा, पैरेलल लाइंस, दूसरा हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइंस, यह लंबवत रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, क्लियर है सबको, कुछ अलग तो नहीं है, बस ये ध्यान देना है एंगल कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। देखो स्टूडेंट, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन नहीं है। हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने यहाँ पर एकेडमिक यानी 9th-10th की जगह तरह जैसे हम 9th-10th में पढ़ते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है कि सर ये लाइन आ गई, यहाँ से एक आर्क ये ले लिया, यहाँ से एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, फिर यहाँ से लिया, आपने बोला सर ये बन गया 90 डिग्री का। क्लियर है, ये नहीं बनना हमने यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं। या आपने कह दिया सर एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, याद हम एकेडमिक पढ़ते थे, इससे आधा का आर्क यहाँ लिया, एक यहाँ ले लिया, बिल्कुल इसी तरीके से आर्क यहाँ लिया, यहाँ लिया, अब बोल दिया सर ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। 9th-10th में हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते थे वहां पर, ठीक है ना, तो ये हो गया हिस्सा। इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं, मान लो कोई एंगल है, एंगल बाइसेक्टर के लिए मैंने एक आर्क लिया, बिल्कुल सेम उसी आर्क से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, उसी आर्क से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, फिर हमने बोल दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ पर हमने किसी भी चीज का इस तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, समझो, हमने यहाँ पर चीजें पढ़नी है, थ्योरम प्रूव करनी है, और उन थ्योरम जो प्रूव होगी उन पे बेस क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर वैल्यू। तो दूसरी वाली आपको बताएगी परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं। तो पैरेलल का मतलब हुआ कि जहां पर दो रेखाएं कभी भी ना मिले, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस बराबर हो तो पैरेलल है, और जहां पर 90 का कोण बना तो परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन में आते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा, तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेद रेखा, परिभाषा बिल्कुल नहीं, डायग्राम आपके सामने, बाकी मैं समझा दूंगा। टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट वन पॉइंट, जहां दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो ये बिंदु आपको नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है, यह है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसे हम बोलते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमें नजर आ रहा है, ये है वो पॉइंट। ठीक है, हिंदी में देखो, हिंदी में सुनिएगा, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु। देखो, मान लो एक लाइन और एक लाइन है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया इनका। ठीक है, तो जहां पर भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी पॉइंट पर, यह है, दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है, इस बिंदु को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। जो ये बिंदु कहा जाता है, इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। ये पॉइंट जो है वो प्रतिच्छेद बिंदु है। क्लियर है, बताओ, थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बताओ, पॉइंट, पॉइंट के बाद लाइन, बिंदुओं से रेखा बनी, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट, फिर रे, किरण, उसके बाद हम आए टाइप्स ऑफ लाइन में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पैरेलल, समांतर रेखाएं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर, लंबवत रेखाएं। तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, दो पॉइंट लाइनें किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ये प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती। और ये जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अगला डेफिनेशन जो हमारे पास है, इस वैल्यू में इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कॉन्ग्रेंट लाइन, इसको हिंदी बोलते हैं संगामी या समवर्ती रेखा। कॉन्ग्रेंट लाइन, संगामी या समवर्ती रेखा कहा जाता है इसे। अब अंतर समझना इंटरसेक्टिंग और कॉन्ग्रेंट में, मोर देन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। देखो, जब दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, दो से अधिक रेखाएं जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, उसे कहा जाता है कॉन्ग्रेंट लाइन। देखो, 1 2 3 4 ऐसे, यह है कॉन्ग्रेंट लाइन। थोड़ी देर पहले हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जिसको हिंदी में प्रतिच्छेद रेखा कहा जाता है।
और जो ये लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संगामी या समवर्ती। अंतर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। तो सिर्फ 2 पॉइंट होंगे, यह है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु। अब कहने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये भी है, या इसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रेंट पॉइंट भी है। क्लियर? अब अंतर क्या देखो, डिफरेंस। सिर्फ 2 लाइनें होंगी तो बताइए, अगर सिर्फ 2 लाइन हुई तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 से ज्यादा हुई तो कॉन्ग्रेंट लाइन। क्लियर है? तो सिर्फ 2 लाइनें अगर हैं तो इंटरसेक्टिंग, 2 से ज्यादा है तो कॉन्ग्रेंट लाइन कहलाती है। ठीक है ना? ढंग से पढ़िएगा, ढंग से रिवीजन करिएगा, समझ लो, क्योंकि हो सकता है शुरू में अभी ज्योमेट्री पढ़ने का शुरू में जोश हो, मुझे पढ़नी है, रेगुलर रहेगा तब क्लियर होगा चीजें, ध्यान दीजिएगा। ये अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा स्टूडेंट, बस ये पॉइंट जानना है। जब मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो एक चीज समझना, मैं तो हल्का सा एक पॉइंट दे रहा हूं आपको। मान लो मैं एग्जाम्पल, अभी थोड़ा सा टफ लगेगा ये को, लाइक मैंने अगर मीडियन ड्रॉ की है, मीडियन है कोई पॉइंट, लाइक मैंने मीडियन एल्टीट्यूड जो भी है, तो मालूम है, देखो है, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन हो गई, ये लाइन, तो मालूम है तीनों वर्टेक्स से इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं जाती, कॉन्करेंट लाइन जाती है। क्या बोला गया? मोर देन 2 स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना, ये लाइन और जो लाइन हमारे पास है, मान लो मीडियन है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉन्ग्रेंट लाइन का बना ना, ये जो बिंदु मीडियन, तो आप जानते हैं सेंट्रॉइड बनेगा। बता रहा हूं मैं आपको कि वहां पर 3 वर्टेक्स हैं, तो तीनों वर्टेक्स से जो लाइन जाएंगी वो कॉन्ग्रेंट लाइन होती है। ठीक है ना? तो हम जब ट्रायंगल आएगा तो वहां पर क्लियर और ज्यादा हम पढ़ेंगे। तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटरसेक्टिंग में 2 लाइनें होती हैं और कॉन्ग्रेंट में जो होती है 2 से ज्यादा रेखाएं होती है। ठीक है? जब 2 से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उसे हम कॉन्ग्रेंट लाइन कहते हैं। ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में, अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है, स्टैंड में आते हैं कोलिनियर, समरेख, कोलिनियर। ध्यान देना, when more than 2 points lie on a line they are called collinear point। बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब मान लीजिए सपोज कोई लाइन हमारे पास गिवन है, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 2 पॉइंट्स, ये लाइन है मान। अब इन पॉइंट से होकर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ की है, इन पॉइंट से होकर, ये पॉइंट है, मैंने कहा ए, बी, सी और डी। ठीक है? अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, लेकिन ये पॉइंट गिवन पॉइंट जो दिए गए हैं, मान लो उसने कहा ए, बी, सी, डी। व्हेन मोर देन 2 पॉइंट्स लाइन। अब मुझे बताओ इस लाइन के अंदर 4 पॉइंट हैं, इसे कहेंगे कोलिनियर, हिंदी में समरेख कहा जाता है, संरेख कहा जाता है। और जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, संरेख बिंदु, यानी एक रेखा के बिंदु। तो जो ए, बी, सी, डी हमें दिखाई दे रहा है, ये कोलिनियर पॉइंट है, इनको संरेख बिंदु कहा जाता है। जो लाइन आपको नजर आ रही है, इनको कोलिनियर लाइन कहा जाता है। ठीक है? मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा स्टूडेंट, इसी में एक बहुत खास पॉइंट बताना चाहूंगा। मान लो मैंने कहा ए और मैंने कहा बी, एक लाइन ड्रॉ की, और जनरली मैं आपको फिर से कहूंगा लाइन यानी लाइन सेगमेंट। अब बताओ क्या ये कोलिनियर है? नहीं। एक लाइन के अंदर 2 पॉइंट तो होंगे लाइन सेगमेंट के अंदर, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है? कोलिनियर होने के लिए जरूरी है कि 2 से ज्यादा पॉइंट, देखो मान लो मैंने कहा 1, 2 एंड 3, ये कोलिनियर हो गए, ये लाइन है, ये कोलिनियर है। ध्यान देना, जब 2 से अधिक बिंदु किसी लाइन पर स्थित होते हैं उन्हें कोलिनियर कहा जाता है। ठीक है? हम संरेख पढ़ते हैं जब 2 से ज्यादा बिंदु हैं। देखो, आप में से बहुत स्टूडेंट जिनके कोऑर्डिनेट में थोड़ा कमांड होगी, एक चीज मैं आपको बता दूं, याद है जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, बाद में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढते हैं ना, याद है जब हम वर्टेक्स में x1, y1, x2, y2, x3, y3 लेते हैं, फिर हम बोलते हैं व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मान लीजिए अभी वैसे समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना, x1, x2 हो गया, ये x3 हो गया। याद है जब हम कोलिनियर कहते हैं तो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर नहीं होते हैं। देखो अगर मैं यहां से कहूं a, b और c, तो एक लाइन के अंदर 2 पॉइंट तो होंगे,
इस लाइन में भी एक है, ये कोलिनियर नहीं है, याद है। फिर कोऑर्डिनेट में बोलते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 व्हेन कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब अगर मैं कहता हूं ए बी और सी तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में है तो मैं कहूंगा कोलिनियर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है, ठीक है ना। जिनको कोऑर्डिनेट आता है उनको मालूम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको। तो कोलिनियर का मतलब है दो से ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स कोलिनियर नहीं होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 0 हो जाएगा, फिर तो वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में, ये जरूरी है चीजों को जानना। जब दो से ज्यादा पॉइंट हो किसी लाइन के अंदर, मान लो ए बी और सी, अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ की है और मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहा जाएगा इसको, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है बिल्कुल। कोलिनियर यानी जब दो से ज्यादा बिंदु किसी रेखा में हो उसे हम समरेख कहा जाएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं, अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसवर्सल लाइन का, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन में आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसवर्सल, हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक रेखा, ठीक है। A line intersect two or more given line in a plane at different point is called transversal line. इंग्लिश में सिंपल है, हिंदी में आपको समझा देता हूं, कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। जब कोई रेखा दो रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे तिर्यक रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये दो लाइन दिख रही है आपको, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये लाइन काटती हुई जा रही है दो पॉइंट पर, ये ट्रांसवर्सल है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन काटती हुई जा रही है, ट्रांसवर्सल है। और एक खास बात मैं आपको बताता हूं, ट्रांसवर्सल के लिए कोई जरूरी नहीं कि दोनों लाइन पैरेलल हो। सुनना मेरी बातों को ध्यान से। कई स्टूडेंट को क्या लगता है, सर ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके माइंड में क्या आता है फिर, सर जो हम कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट पढ़ते हैं वो अलग चीज है, वो ट्रांसवर्सल लाइन है, लेकिन वो ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन पर है, ठीक है। वो स्पेशल कंडीशन है, एकांतर कोण, संगत कोण, वो स्पेशल कंडीशन है। लेकिन ये दोनों लाइन समांतर हो या ना हो, ध्यान देना। अगर कोई भी लाइन दो बिंदुओं को, दो रेखाओं को दो विभिन्न बिंदुओं पर काटे, टू और मोर गिवन लाइन, कोई जरूरी नहीं दो। एग्जाम्पल देखो, मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, इसमें एक पॉइंट देखिएगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसी वाले में ऐसा हो सकता है। देखो एक लाइन ये ड्रॉ हुई, एक लाइन ये ड्रॉ हुई, एक लाइन ये ड्रॉ हुई, ये लाइन आ गया, ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये मत समझना कि लाइन पैरेलल हो, बिल्कुल नहीं, लाइन पैरेलल हो या ना हो, वो पैरेलल लाइन तो स्पेशल कंडीशन है। पैरेलल में तो फिर अगर ये दो लाइन पैरेलल हो गई ना समांतर, फिर तो हम कंडीशन ढूंढते हैं ना, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में एक चीज मैं आपको बताऊं, ऐसा हो सकता है ये लाइन ये गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये दो विभिन्न बिंदुओं पर काटा, इसे तिर्यक रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा की डेफिनेशन समझनी हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा तिर्यक रेखा में, कि कोई भी लाइन अगर दो या दो से अधिक लाइन को विभिन्न पॉइंट पर काटे तो उनको कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन आ रही है यहां से, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। तो तिर्यक रेखा की डेफिनेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्सल आगे बहुत काम आने वाला है, ट्रांसवर्सल हमारे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे काम आएंगी, ठीक है। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसे बोलेंगे स्टूडेंट, बताओ ट्रांसवर्सल, जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटे, a line intersecting two or more given line in a plane is called transversal line, ठीक है ना, क्लियर है सबको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अब आते हैं लाइन के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एंगल। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एंगल। अब देखिएगा हमने पढ़ा क्या क्या है, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। बताओ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पॉइंट, पॉइंट के बाद लाइन, अब लाइन के बाद एंगल। अब हम आ गए कोणों पर, ठीक है। कुछ नहीं है पहला चैप्टर से डेफिनेशन का है, किसी और चीज का नहीं है। जब तक हमें डेफिनेशन क्लियर नहीं होंगी
जब तक हमें पता नहीं चलेगा ये चीजें क्या है, जब हम ट्रायंगल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो कोण है क्या एक्चुअली में, कोण किसे कहा जाता है, ठीक है ना। एन एंगल इज ए फिगर बाय टू रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, सिंपल से डेफिनेशन है। कोई कोण दो किरणों से बनता है, कोई भी कोण दो किरणों से बनता है विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिसका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो। कोई भी कोण दो किरणों से बनता है जिसका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो। मान लीजिए मैंने सपोज यहां पर वैल्यू बनाई है AOB। अब इसको देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, यह कॉमन इनिशियल पॉइंट, हिंदी में उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, यह है, यह एंगल बना। एन एंगल इज ए फिगर बाय टू रे। अब देख रहा है आपको यहां से ये लाइन दिख रही है, एक ये रे आ गई यहां से किरण, एक ये आ गई यहां पर। तो कोई भी जो कोण होता है दो किरणों से बनता है जिसका एक उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु हो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो ये बिंदु आपको नजर आ रहे इसको बोलते हैं वर्टेक्स। हिंदी में हम इसे पढ़ते हैं सीड्स, ये हिंदी में पढ़ा जाता है, इसको हिंदी में हम सीड्स पढ़ते हैं। वर्टेक्स को देख लेना अब हिंदी में, इसको हिंदी में हम सीड्स पढ़ते हैं, ये होता है सीड्स। तो यानी जो ये बिंदु हमें नजर आ रहा है इसको हम सीड्स पढ़ते हैं। तो कोई भी कोण दो किरणों से बनता है, ये ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट हो गया। और मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एंगल की बात आ गई, यानी किसी भी एंगल को मापने की एक यूनिट होती है। किसी भी एंगल को जब हम मापते हैं उसकी यूनिट, मान लो मैंने कोई एंगल थीटा कहा या कुछ भी हमने वैल्यू ले ली, इसकी यूनिट होती है। अब जनरली क्या होता है, हम यहां पर डिग्री में काउंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां इसको डिग्री में काउंट करेंगे। और जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा मेजरमेंट ऑफ एंगल कई तरीके से होते हैं, ठीक है। या हम डिग्री में मापेंगे, सर्कुलर मेजरमेंट होता है जिसको हम रेडियन में मापते हैं, एक ग्रेड सिस्टम होता है, ग्रेड में भी एंगल को मापा जाता है, ठीक है। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है ग्रेड, लेकिन हाँ सर्कुलर मेजरमेंट जिसको हम रेडियन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल यहाँ है ये डिग्री में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी एंगल मापेंगे डिग्री में, लाइक 30 डिग्री, कोई भी एंगल मान लो मैंने कहा 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये जो मापने की जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है, यहाँ डिग्री में मापा जाएगा, ठीक है। तो समझ गया। तो कोई भी कोण, फिर से कहूंगा इस बारे में, कोई भी कोण दो किरणों से बनता है जिसका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, और इस प्रारंभिक बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और, क्लियर है ना सबको, देखिएगा मैं एक पॉइंट और यहां पर आपको समझाना चाहूंगा, एक छोटा सा पॉइंट जो आपको जानना वो है क्या, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट। देखो जैसे हम बोलते हैं ना ट्राइंगल है, त्रिभुज ABC, तो जो चीजें हम यहां पर पढ़ते हैं, जो पॉइंट हम ये पढ़ते हैं, देखते हैं ABC, हम क्या बोलते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष, 3 वर्टेक्स। देखिएगा ये वर्टेक्स ही तो है, तभी तो एंगल बना, ये वर्टेक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आई, ये लाइन आई, तो ये जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं ये वर्टेक्स कहलाते हैं, इसको हम शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए, यानी जैसे हम फिर हम कहीं भी ये कहते हैं कि भाई कोई क्वाड्रिलेटरल है, देखिएगा ये लाइन ये शीर्ष ही तो है, इनको वर्टेक्स हम कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो कोण है दो किरणों से बनता है जिसका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, और उसको हम बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। एन एंगल इज ए फिगर बाय टू रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये जानना जरूरी है आप सबको, क्लियर है, क्लियर हो गया सबको कोण की डेफिनेशन। और यहां किस में मापा जाएगा बताइए स्टूडेंट, डिग्री में, ये एंगल यहां डिग्री में मापा जाएगा, ठीक है। एक बात और मैं आपसे कहूंगा, एक बात और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहूंगा। अभी लिखने का तरीका ऐसा होता है, देखो एंगल AOB, जो भी एंगल हम मापेंगे ना आगे से, जब भी हम एंगल आएंगे वो एंगल हमेशा मिड में लिखा जाता है, और ये साइन है एंगल का, एंगल AOB, ठीक है। तो लिखने का तरीका है, जब भी हम एंगल लिखते हैं या इसको BOA लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप जानते हैं सीक्वेंस वाइज लिखोगे तो AOB होगा। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर आप बोल रहे हैं एंगल ये, तो एक्चुअल एंगल ये भी है, ये भी एंगल का हिस्सा है, क्लियर है। अब ये एंगल क्या है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे चीज को, ठीक है ना।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम एंगल की बात करते हैं, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके से लिखेंगे, ये साइन एंगल का और जो एंगल हम मापते हैं वो हमेशा मिड में लिखा जाता है, ठीक है। ये कोण ए ओ बी, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है स्टूडेंट सबको, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोण। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं अब हम अगली वैल्यू के अंदर। टाइप्स ऑफ एंगल, अगली डेफिनेशन हमारे पास है टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। नेक्स्ट परिभाषा देखो, जैसे हमने पॉइंट पढ़ा, पॉइंट के बाद हमने लाइन पढ़ा, लाइन के बाद टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ी, अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल, कितने प्रकार के कोण होते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से समझना इसे, क्योंकि आगे ट्राइंगल से आगे हर जगह इनका रोल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कोणों के प्रकार, सबसे पहला पॉइंट कोणों के प्रकार में आते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा जो हमें आनी चाहिए, उस डेफिनेशन में आते हैं। देखिएगा फर्स्ट डेफिनेशन, देखिए एक्यूट एंगल, हिंदी में हम इसे पढ़ते हैं न्यून कोण, बिल्कुल लिखा गया है न्यून कोण। एक्यूट फर्स्ट एंगल मेजरमेंट के अंदर आया न्यून कोण। डेफिनेशन लिखी गई है, अब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। कोई भी कोण जो 90 डिग्री से कम हो, लाइक यहां से एंगल लिखा गया, मान लो बी ओ सी, ये एंगल है, कोई एंगल है, कोई भी कोण यदि 90 डिग्री से लेस हो, बीओसी लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से छोटा कोण हो तो उसको एक्यूट यानी उसको न्यून कोण कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में, इसका मतलब आप इसको 89 डिग्री भी अगर कहोगे तो भी न्यून कोण है, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा उसको न्यून कोण एक्यूट एंगल कहा जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, जितना भी एंगल लेंगे एक्यूट है। तो जनरली हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक्यूट एंगल को। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्यूट एंगल है, डायग्राम यही है, ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, याद है हम एकेडमिक पढ़ते हैं इस तरीके से। ये 90 है, तो 90 से नीचे का जितना भी एंगल है वो हमेशा एक्यूट कहला जाएगा। सिंपल न्यून कोण लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना, ज्यादा इसमें समझाने के लिए नहीं कुछ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट डिस्कस जो हम करने वाले हैं उस पर देखते हैं। अगली डेफिनेशन देखिएगा, राइट एंगल, समकोण। क्लियर है, कितने डिग्री का एंगल बना, 90, ये राइट एंगल हो गया। समकोण तो 90 से कम एक्यूट न्यून कोण, और ठीक 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसको समकोण कहेंगे, ठीक है। मैंने हिंदी में डेफिनेशन जानबूझ के नहीं लिखवाई क्योंकि बहुत बड़ी परिभाषा नहीं थी, आप समझ जाएंगे। कोई भी कोण 90 डिग्री का है, यह हो गया समकोण 90 डिग्री। और मैं आपको बता दूं, ट्राइंगल के अंदर ना राइट एंगल ट्राइंगल मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस पर हम ट्राइंगल पढ़ेंगे ना, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बनती है, इस पे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मैं आपको वहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी पढ़ाऊंगा, तो बहुत जरूरी है। या तो हम सिर्फ लाइन को डिस्कस कर रहे हैं तो जरूरी है ध्यान देना, तो ये लाइन को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी वैल्यू में, तो ये हो गया एंगल में, ये राइट एंगल है, ठीक है ना। इसको हिंदी में समकोण कहा जाएगा। बताओ स्टूडेंट, एक्यूट लेस देन 90, राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना, तो ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, अगली परिभाषा में आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में इसे पढ़ा जाता है अधिक कोण, उतारेगा बिल्कुल, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे या इसे अधिक कोण कहा जाता है, ठीक है। अधिक कोण कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। कह रहे हैं यहाँ पर उन्होंने एक ही वैल्यू लिखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कोई एंगल है हमारे पास थीटा, तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन लेस देन होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री से छोटा एंगल जो हमारे पास बनेगा, ये वैल्यू। तो ये ध्यान रखना हमें इस पूरी वैल्यू के अंदर कि ये जो एंगल हमारे पास है ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है, ठीक है ना। थीटा इज ग्रेटर देन 90 और थीटा से बड़ा 180, तो ये ऑब्ट्यूस, हिंदी में अधिक कोण कहा जाता है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल, ये है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना। तो अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा कोण हो, ये देखिएगा, ये अधिक कोण कहलाता है। 110 डिग्री का, 120 डिग्री का, 130, 150, जो भी 180 से लेस जो भी एंगल होगा, इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, ठीक है ना।
बताओ स्टूडेंट, पहले हमने क्या पढ़ा? एक्यूट। एक्यूट यानी 90 से कम, राइट यानी 90 डिग्री का, ऑप्टिस यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये हो गया अधिक कोण, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, अगली परिभाषा नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास वैल्यू है, ये आ गया स्ट्रेट एंगल। अगला हमारे पास पॉइंट है स्ट्रेट एंगल का, सरल कोण, रिजियो कोण ये कहा जाता है इसको, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई भी एंगल जो स्ट्रेट 180 डिग्री का है, ये है स्ट्रेट एंगल। हिंदी में देखिएगा सरल कोण, रिजियो कोण ये भी कहा जाता है इसको। तो इसका मतलब है कोई भी कोण अगर 180 डिग्री का बना है उसको सरल कोण कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो बताओ, पहले हमने एक्यूट पढ़ा, फिर हमने राइट पढ़ा, फिर हमने ऑब्ट्यूस पढ़ा, अब आ रहे हैं स्ट्रेट एंगल। कोई भी एंगल, ये हमारे पास लाइन है, ये एंगल बन गया, ये 180 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। अगले वैल्यू हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अगला एंगल हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी में विरत कोण या परिवर्ती कोण भी कहा जाता है। विरत कोण लिखो या परिवर्ती कोण लिखो, ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। अब मेन पॉइंट समझना देखिएगा, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ए ओ और बी, तो मुझे बताओ स्टूडेंट, क्या ये रिफ्लेक्स होगा? नहीं, ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्स है, 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है। इसी में एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको, एक पॉइंट और देखिएगा। मान लो मैंने इस तरीके से AOB लिखा, क्या ये एंगल रिफ्लेक्स है? नहीं। देखो, इसको हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था, तो आपको मालूम है ये जो एंगल हम लेंगे, ये वाला जो एंगल लेंगे, ये रिफ्लेक्स होगा। देखो, आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन है ये, तो 180 का तो यही हो गया, देखो 180 से बड़ा है, ये रिफ्लेक्स है। परिवर्ती कोण, विरत कोण कहा जाता है इसको। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं इसमें, जो इंपॉर्टेंट लॉजिक जो हमें जानना हुआ है क्या, देखिएगा मैं एक चीज समझाता हूं। देखो, मान लीजिए AOB हमारे पास कोई एंगल गिवन है, ठीक है ना। अब देखिएगा, एंगल तो ये भी है, बताओ कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस, अधिक कोण। इसको हम लिखेंगे एंगल AOB। क्लियर है? ये है एंगल AOB, ये है ऑब्ट्यूस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। ध्यान रखिएगा, ये अधिक कोण है AOB, कौन सा? ये वाला। क्लियर? इसमें कोई वैल्यू, अब कैसे मालूम चलेगा कि सर उसने रिफ्लेक्स पूछा है या हमसे ऑब्ट्यूस पूछा है, ठीक है। बताओ ये कौन सा है? ऑब्ट्यूस, अधिक कोण। इसी में आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा मैं आपको, एक बात और देखिएगा स्टूडेंट इस पूरी वैल्यू में। मान लीजिए ये एंगल है, ये रिफ्लेक्स। अब कैसे मालूम चलेगा रिफ्लेक्स का, मैं आपको बता दूं, या तो लिखिएगा REF एंगल AOB पेपर में, रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो अब समझ आना है AOB इस वाले एंगल की बात हो रही है, या तो ये लिखेगा हो, या अगर आपको कभी लगे कि रिफ्लेक्स AOB, परिवर्ती कोण AOB नहीं लिखता मान लीजिए, और आपको लगता है इस तरीके से वैल्यू नहीं लिखी गई है, ये नहीं लिखा गया मान लो, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, उस केस में ये साइन बना के देगा वो। ये ऑलरेडी ये साइन हमें देगा, इससे मालूम चल जाएगा कि हमें इस वाले एंगल का मेजरमेंट करना है, ठीक है। यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है, तब हमें मालूम चलेगा, ठीक है। यानी अगर हमसे कुछ नहीं कहता है, मान लो AOB है तो ऑब्ट्यूस है, वो अधिक कोण है, यानी जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। लेकिन रिफ्लेक्स में या तो ये साइन देगा, या तो आपको REF ये लिख के देगा, तो मालूम चलेगा कि हमें परिवर्ती कोण है, ठीक है। क्लियर होगा स्टूडेंट सबको? तो मुझे बताइए रिफ्लेक्स एंगल किसे कहा जाएगा? जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा, ठीक है। याद रखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूं, हर डेफिनेशन को समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन तब करेंगे जब हम क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमें पूरी डेफिनेशन पता होगी, ठीक है।
आप में से बहुत स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ज्योमेट्री ऑलरेडी में भी थोड़ा बहुत उन्हें आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला लॉजिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट एंगल। अब आते हैं हम कंप्लीट एंगल की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट लॉजिक की तरफ आते हैं, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। सिंपल, अब समझ गए होंगे आप कंप्लीट वैल्यू। इफ ए रोटेशन रे आफ्टर मेकिंग कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पूरा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा डायग्राम में समझना। मान लीजिए ये पूरा एक रिवॉल्यूशन है, ये 360 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण जो हमारे पास है, ये हो गया संपूर्ण कोण, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हमारे पास है कि अगर हमसे कंप्लीट एंगल की बात करता है तो 360 डिग्री ये कंप्लीट एंगल, ये वैल्यू बना दी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं आपको एक चीज समझा दूं, वहां पर तो हम आप जानते हैं ये वैल्यू इस तरीके से ड्रॉ हो जाती है, 360 प्लस 720 के आगे भी एंगल हम ड्रॉ करते जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहां पर बात 360 डिग्री, ये कंप्लीट, इसे हम हिंदी में कहेंगे संपूर्ण कोण, ये होता है संपूर्ण कोण, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं, सबसे पहले एक्यूट। एक्यूट कौन सा? 90 से कम, राइट 90। ऑब्ट्यूस अधिक कोण, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल ठीक 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, 360 से छोटा। और लास्ट में हमारे पास है संपूर्ण कोण 360 डिग्री का, ठीक है। क्लियर टाइप्स ऑफ एंगल। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पेयर ऑफ एंगल। देखो आपको मालूम होगा, इन सब में एक बात को नोट कीजिएगा, सारे एंगल सिंगल थे। देखो एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, सब सिंगल एंगल है। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल, यानी कोणों के युग्मों की बात हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए पेयर ऑफ एंगल में आते हैं। अभी हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा, अब हम पेयर ऑफ एंगल को डिस्कस करते हैं, कोणों के युग्म को, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल एंगल हमने पढ़ा, अब पेयर ऑफ एंगल की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो पेयर ऑफ एंगल में, फर्स्ट पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहा जाता है पेयर ऑफ एंगल को, ठीक है। टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, कोई भी कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक या कोटि पूरक कहा जाता है। बहुत ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सिर्फ सिंगल एंगल के बारे में बात की, अब बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल में। ऐसे कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण, कोटि पूरक कोण कहा जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखो मान लो 90 डिग्री है, एक x और y, अगर x प्लस y का सम 90 डिग्री है, दो कोणों का योग अगर 90 है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉर कॉट, सेक कॉसेक, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल हम बोलते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो फिर हम बोलते हैं ये वैल्यू सारी की सारी जो हमारे पास वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट्री ही है, ध्यान दीजिएगा। देखो अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूं, दो कोणों को 90 डिग्री में भी ऐसा हो, देखो एक एंगल ये हो और एक एंगल ये हो, ध्यान से समझना स्टूडेंट है। मान लो ये एंगल 30 डिग्री का हो, ये 60 डिग्री का हो, तो भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए। कोण चाहे एक साथ हो, चाहे वो एंगल अलग अलग हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। अब एक चीज समझनी हमें, क्या देखो ये 60 ये 30, बताओ स्टूडेंट 60 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम कहेंगे सर दो एंगल का सम 90 है, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जहां पर दो कोणों का योग 90। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। 80 का कॉम्प्लीमेंट्री 10, 85 का 5, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, ध्यान देना। अब एक चीज और समझते हैं, यहां पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। मान लो एक एंगल x है, ध्यान समझिएगा, और मैं कह रहा हूं दो एंगल का योग 90 होना चाहिए, तो बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। सिंपल सा लॉजिक, और ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आने वाला। देखो अगर ऐड करने जाएंगे तो कैंसिल हो गया, 90 आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। देखिएगा 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 80, जोड़ के 90 आना चाहिए। अगर मैं कहता हूं 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70, 90 आना चाहिए। अगर मैं कहूंगा थीटा, तो बताओ जल्दी से थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री। देखो 90 से 20 घटा के 70 आया, 90 से 10 घटा के 80 आया,
वैसे अगर थीटा है तो बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास आगे, जहां वो कहेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री दिया होगा तो समझ जाना अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो जहां पर, और वो कोण चाहे वो एक साथ है, 90 का एंगल है, दो का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे एंगल वो अलग अलग हो चाहे एक साथ हो, इसे कोटिपूरक कोण कहा जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर स्टूडेंट सबको? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल। अगली डेफिनेशन हमारे पास जो दी गई है वह है सप्लीमेंट्री एंगल की। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसे बोलते हैं संपूरक कोण। यह सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, जहां पर दो एंगल का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक या कोटिपूरक कब कहेंगे, जब योग 90 हो, और सप्लीमेंट्री कब कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब उनका योग 180 डिग्री हो, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अब एक चीज मेन पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा डायग्राम में नहीं दिखेगी, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब वैसे तो आपको पता है स्ट्रेट एंगल है तो ये तो 180 हो गई, तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 है ही। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखो मान लो एक एंगल ये है, सपोज मैंने कहा 60 डिग्री, और एक एंगल मैं ही कहता हूं ये है 120 डिग्री। 120 और 60 का योग कितना, 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए, संपूरक हो गए। ठीक है, तो जहां पर भी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो गया उसे सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण कहा जाता है। तो बताओ स्टूडेंट, ध्यान देना, 120 का सप्लीमेंट्री 60, मैं कहूंगा 30 का सप्लीमेंट्री बोलो 150, मैं कहूंगा 40 का सप्लीमेंट्री 40 का 140, मैं कहूंगा 100 का सप्लीमेंट्री 80, ये सप्लीमेंट्री है। तो संपूरक कोणों का मतलब ये हुआ जहां पर भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको संपूरक कहा जाता है। ठीक है ना, अब एंगल चाहे वो अलग अलग हो चाहे वो एंगल एक साथ है, इसकी अभी और बढ़िया डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली में लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं वाले, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी सप्लीमेंट्री है। आप जानते हैं x और y हमारे पास है, सम 180 डिग्री है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? बताओ कॉम्प्लीमेंट्री योग 90, सप्लीमेंट्री योग 180 डिग्री, पेयर ऑफ एंगल आप समझे होंगे, एक युग्म बना हुआ है। ठीक है ना, चलिए क्लियर है सबको? सप्लीमेंट्री। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, एडसेंट एंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एडसेंट एंगल का ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में इसे हम पढ़ते हैं आसन कोण। एडसेंट एंगल को हिंदी में आसन कोण पढ़ा जाता है, इसको बहुत ढंग से समझना। ठीक है, बहुत स्टूडेंट में माइंड में डाउट होते हैं, सर आसन कोण कौन से हैं, बहुत सारे माइंड में होते हैं। अब जो डेफिनेशन लिखी गई इंग्लिश में वो तो कोई बात नहीं आप, लेकिन मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली में लिखा क्या गया। देखो, कंडीशन नंबर 1, दे हैव सेम वर्टेक्स। कब दो कोण आसन होंगे, देखिएगा, अब इस कोण और इस कोण को समझना बहुत ढंग से। दे हैव सेम वर्टेक्स, जब उनका शीर्ष कॉमन हो, हिंदी में जब उनका उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी जब उनका शीर्ष कॉमन हो। पहला पॉइंट देख रहे हैं आप, अगर मैं आपसे ये और ये एंगल की बात करूंगा तो ये उनका कॉमन वर्टेक्स है, रूल नंबर 1। अभी मैं और डायग्राम आपको बताऊंगा। सेकेंड, दे हैव ए कॉमन आर्म, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, देखो ये है, यह है कॉमन आर्म, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक तो कॉमन वर्टेक्स हो और एक उनकी उभयनिष्ठ भुजा हो। थर्ड, द अनकॉमन आर्म आर आइदर साइड, ये थोड़ा सा हो गया, ऑन द कॉमन आर्म, ये दो अनकॉमन भुजाएं हैं, एक ये और एक ये। फिर से सुनो, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और दो भुजाएं अनकॉमन हो जो उभयनिष्ठ नहीं है। ये इस कॉमन भुजा के दोनों तरफ होनी चाहिए, तब जाके ये और ये कोण आसन्न कहे जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है?
अभी और क्लियर मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको और डायग्राम बताऊंगा। तो ये एक कॉमन वर्टेक्स है, ये और ये एंगल आसन कोण है, ये हमारे पास जो लाइन जा रही है ये कॉमन लाइन है, और ये जो लाइन है ये अनकॉमन है, और अनकॉमन लाइन जो है कॉमन के दोनों तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करते हैं एडसेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है आसन कोण। अभी और डायग्राम में आपको बताता हूं, 3 चीजें हमको ध्यान रखनी है, और हमेशा ये 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन भुजा हो, आर्म हो, और 2 अनकॉमन हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और समझाने वाला हूं, इसी में देखो क्लियर डायग्राम देखो स्टूडेंट, एक बात और समझ लेते हैं, इसी वैल्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं एक चीज समझाता हूं, ठीक है, देख ध्यान देना। जैसे मान लो एबीसीडी कोई हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, चतुर्भुज लिया, ध्यान सुनिएगा, एक विकर्ण लिया मैंने डायगोनल, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मालूम है ये और ये भी तो आसन है ना। देखो कैसे, ए क्या है, कॉमन वर्टेक्स, उभयनिष्ठ शीर्ष है, क्लियर है। एसी क्या है, कॉमन भुजा हो गई इनकी, और ये दोनों आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो गई, अनकॉमन। तो ये दोनों आसन ही तो हैं। कई बार देखा होगा हमने, बार बार आप कई बार देखते होंगे आसन कोण एडसेंट एंगल, तो ये हो गए आपस में एडसेंट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों कोण जो है आसन। अब हाँ, अब ये मत सुनना सर इनका योग 90 होता है, बिल्कुल नहीं, योग सम कुछ भी हो सकता है। तो माइंड के अंदर ये चीज मत लाइएगा कि एंगल 90 का हो, ये सम कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इसके अलावा देखो इसी में अगला पॉइंट देखिएगा, इसी वैल्यू के अंदर मैं आपको एक डेफिनेशन, देखो मान लो एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम बता रहा हूं मैं आपको यहां पर। मैं चाहता हूं हम सब लाइन सीखें यहां पर, देखिएगा बहुत ढंग से समझिएगा पूरी वैल्यू को, सुनो ध्यान दीजिएगा। देखो ओ कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है ना, ओ बी कॉमन साइड, ओसी और ओडी अनकॉमन। मुझे बताओ क्या ये और ये एडजेसेंट एंगल हैं? बिल्कुल है। कैसे? ओ क्या है बताइए, कॉमन वर्टेक्स, ओ बी कॉमन साइड, ओसी और ओडी क्या है, अनकॉमन साइड, ये दोनों आपस में। ठीक है ना, इसके अलावा देखो मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, इसी वैल्यू के अंदर देखिएगा, मुझे बताएगा स्टूडेंट यहां पर क्या ये और ये एडसेंट एंगल है? बताइए, बिल्कुल है। देखो कैसे, ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स, ये और ये अनकॉमन साइड हो गई, और ये कॉमन साइड हो गई, ये और ये भी आसन कोण है। लेकिन इनको एक और बेहतर नाम दूंगा मैं भी आपको, एक्चुअल में ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये आसन कोण है, ध्यान दीजिएगा। बस ये ध्यान देना, एक कॉमन साइड है, एक ये और ये अनकॉमन साइड है, ध्यान रखना। तो ये दोनों भी एडसेंट एंगल है। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसी वैल्यू के अंदर। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसी वैल्यू में, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इसको थर्ड एंगल को डिस्कस करते हैं यहां पर। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, इस पूरी वैल्यू क्या ये और ये एडसेंट है? बिल्कुल है। कैसे? ओ क्या बताएं यहां पर, कॉमन वर्टेक्स, ओ हमारे पास कॉमन वर्टेक्स है, ये हमारे पास क्या बताओ, कॉमन साइड है, और ये लाइन हमारे पास क्या है, दोनों अनकॉमन साइड हमारे पास है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन साइड है, ये और ये हमारे पास जो है ये अनकॉमन साइड हो गए, तो ये भी आपस में एडसेंट एंगल हुए। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। तो आज के बाद कभी भी एडसेंट एंगल को लेकर अब डाउट मत रखिएगा। चलिए, क्या ये और ये एडसेंट है? क्या ये और ये आसन कोण है? होंगे? बिल्कुल नहीं। देखो कैसे, ये अलग है, इनके बीच में दो और कॉमन भुजाएं हैं, ये आसन कोण नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये और ये आपस में एडसेंट एंगल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो एडसेंट एंगल के लिए जरूरी, मैंने आपसे क्या कहा,
एक कॉमन वर्टेक्स हो जिसको हम उभयनिष्ठ शीर्ष कहेंगे, एक कॉमन भुजा जाएगी और दो अनकॉमन। इसमें देखेंगे इनके बीच में देखो दो भुजाएं हैं, दो आर्म इसमें है, तो ये एडसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर है पहले यहाँ पर? ठीक है, कोई डाउट है एडसेंट में? बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना एडसेंट एंगल, जब भी हम एडसेंट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कोई ये एंगल थोड़ी, ये लाइन गई देखो, ये आया, ये एडसेंट है, ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन साइड है, दो अनकॉमन साइड है, ये कॉमन वर्टेक्स कही जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में, अगला पॉइंट, अगली डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इस पूरी वैल्यू में। देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ध्यान दीजिएगा, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत ढंग से मना। टू एडसेंट एंगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले याद है एडसेंट एंगल समझा रहा था, वही डेफिनेशन आने वाली है। टू एडसेंट एंगल आर सेट टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट साइड। कितनी बढ़िया डेफिनेशन बनाई गई है, मैं आपको समझाता हूं। देखो मान लो ए, ओ, बी और सी, ये लाइन दी गई है, और ढंग से समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मान लीजिए मैंने इस तरीके से ए, ओ, बी लाइन ड्रॉ की और एक लाइन मैंने सी ड्रॉ की, बहुत ढंग से समझेगा स्टूडेंट, है बहुत आराम से। देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये और ये एडसेंट है, क्लियर है? ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन साइड है, और ये आपस में अनकॉमन साइड है। अब ये और ये एडसेंट है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। अब देखो लीनियर कब होगा, सुनो है, देखो लीनियर तब होगा जो ए पॉइंट इस तरीके से घूम के यहां आ जाए, जैसे ए यहां आ गया, यानी जब अनकॉमन साइड, जो आपको अनकॉमन भुजाएं दिखाई दे रही हैं, जब एक दूसरे के अपोजिट हो, विपरीत हो। अब देखो आप मुझे बताओ, ओ बी और ओ ए क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं है? लेकिन अगर आप यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स इस वैल्यू में, तो ये जो लाइन हमें नजर आ रही है और ये जो लाइन है एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो दूसरी बात, एडसेंट अभी भी है आसन, देखो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड, एक ये और ये अनकॉमन साइड है, तो ये मत समझना ये आसन कोण ही है एडसेंट एंगल, लेकिन इसको कब लीनियर पेयर कहेंगे? जब अनकॉमन भुजाएं जो हैं एक दूसरे के अपोजिट चले जाए। ठीक है, ये सिर्फ एडसेंट है, ये लीनियर पेयर नहीं है, लेकिन ये वो लीनियर पेयर एंगल है, एडसेंट एंगल है जो लीनियर पेयर भी है। ठीक है, तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान से। यहां पर क्या होगा, ये जो लाइन हमारे पास है, ये पॉइंट मान लो ओ है, ये अनकॉमन, ये अनकॉमन और ये कॉमन, ये दोनों पॉइंट जो हैं एक दूसरे के अगर अपोजिट हैं तो इसको लीनियर पेयर कहा जाएगा। अब सुनो इसकी खास बात क्या है, देखो अब आप मुझे बताओ, जब ये लाइन एक दूसरे के अपोजिट है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। फिर जब ये स्ट्रेट लाइन होंगे तभी तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और हम पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। इसका मतलब ये और ये, मान लो अगर ये x और ये y है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लीनियर पेयर एंगल की खास बात यह है, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यह है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल जब भी हम पढ़ेंगे इनका सम 180 डिग्री होता है, ये चीज समझनी है। यह है एडसेंट ही, आसन ही, लेकिन आसन लीनियर पेयर कब बनेगा? जब अनकॉमन साइड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखो एक इधर गया और एक इधर आया, सम ये और ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, एक बात स्टूडेंट मैं आपको और समझाना चाह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। याद है थोड़ी देर पहले सप्लीमेंट्री पढ़ा था हमने,
सप्लीमेंट्री का सम 180, लीनियर पेयर का सम 180। बताओ अंतर क्या हो दोनों में, डिफरेंस बताइए क्या डिफरेंस होना चाहिए। देखो डिफरेंस क्या होगा, देखो ध्यान देना, सुनो। मान लो एक एंगल ये है और एक ये है, ये मैंने कहा सपोज 50 डिग्री और ये मैंने कहा 130 डिग्री। इसका और इसका सम कितना, 180। ये सप्लीमेंट्री है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, यानी सप्लीमेंट्री के लिए एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखो, आप देखो ये वट लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। सप्लीमेंट्री में सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब 180 डिग्री चाहे वो एक साथ हो चाहे वो अलग अलग हो। अब देखो मान लो ये एंगल है ए ओ बी और सी, मैं आपसे कहता हूं ये एंगल 50 और ये मान लो मैंने कहा 130। अब बताओ इसका सम 180, इसका भी सम 180, क्लियर है। अब सुनो, ये सप्लीमेंट्री भी है और ये भी सप्लीमेंट्री है, दो कोणों को एक 180, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर सिर्फ ये है। लीनियर पेयर के लिए दोनों एंगल का एडजेसेंट होना जरूरी है, तभी वो लीनियर पेयर होगा, ठीक है। यानी लीनियर पेयर तब माना जाएगा जब वो आसन्न कोण होंगे, तब वो लीनियर पेयर कहे जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, वरना सम 180 यहां भी है, 180 यहां भी है। अब देखो 180 निकालना, सप्लीमेंट्री है दोनों के दोनों, सप्लीमेंट्री तो ये भी है, संपूरक ये भी है, कोण 180 आ रहा है इनका योग। लेकिन अब मुझे बता, क्या ये लीनियर पेयर है? नहीं, लेकिन ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो लीनियर पेयर एंगल हमेशा तब बनेगा जब वो एक ही आसन पर जब कोण बनेंगे उनको लीनियर पेयर कहा जाता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब एक आसन पर जो कोण बनते हैं उनको हमेशा लीनियर पेयर कहा जाएगा। आगे बात समझ में। और एंगल का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षभिमुख कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। थोड़ा शीर्षभिमुख लिखा हुआ है, देखो सिंपल लॉजिक मान लो, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये आगे भी आएगी। EOB हो गया, COD हो गया, ये और ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां से ये और ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये मान लो ये लाइन है, ये और ये है वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, यानी एक शीर्ष के विपरीत कोण, ठीक है। यहां से ये और ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण ये बन गया, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है कि एक पॉइंट के अपोजिट जो कोण बनते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक पॉइंट जो आपको जानना है वो कौन सा है। मान लीजिए ये और ये लाइन है AOB COD, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट समझा देता हूं जो आज हमारे काम आएगा, सुनिएगा ध्यान से। देखो मान लो एंगल थीटा है और ढंग से बना चीज है इजीली। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, देखो CD जो है एक स्ट्रेट लाइन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले याद है लीनियर पेयर पढ़ के निकले हैं, क्लियर है, सप्लीमेंट्री पढ़ लिया हमने। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर ये थीटा है तो ये तो पूरा एक सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम कितना होता है 180। अब मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो बताओ ये वाला कितना आएगा 180 माइनस थीटा, ये एंगल देखिएगा। इस एंगल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो बताओ ये आएगा 180 माइनस थीटा, ये एंगल बना 180 माइनस थीटा, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, दूसरी बात देखो, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये भी स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का कोण। देखो ये 180 माइनस थीटा, तो आप जानते हैं इसका सम भी तो 180 होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर इसका सम 180 होगा तो 180 माइनस थीटा है, तो बताओ ये कितना आएगा थीटा, 180 में से घटा देना थीटा आएगा। अब भी देखो इसको जोड़ो, थीटा से थीटा कट के 180 आया, इसको ऐड करो ये भी 180 आया, तो बताओ क्या बात प्रूफ हुई, सेम ये कहानी। अब देखो अगर ये 180 ये थीटा, तो बताओ ये कितना 180 माइनस थीटा। अब चीजें जानिए, इसको ऐड करो 180, इसको ऐड करो 180। तो मेन बात वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमने क्या सीखी है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं,
शीर्षाभिमुख कोण ये और ये कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यहां से ये और ये एंगल बराबर, यहां से ये और ये एंगल बराबर। मान लो अगर मैं आपसे कहता है ये एंगल 80 डिग्री का, तो जल्दी से बताओ ये भी कितना 80। अब सुनो, ये स्ट्रेट लाइन कितनी की 180, बताओ अगर ये 100 हुआ तो ये भी कितना हुआ 100 हुआ। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, ठीक है। पेयर है, देखो तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ पेयर की बात हो रही है यहाँ पर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब हो गया शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये और ये वर्टिकली अपोजिट और ये भी वर्टिकली अपोजिट, और ये कोण हमेशा आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं एंगल बाइसेक्टर। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहां पर एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोणीय समद्विभाजक, डेफिनेशन देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल पॉइंट है। ये और ये एंगल बाइसेक्टर, यानी अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, ये कोणीय समद्विभाजक है, पेयर है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और हाँ, हर लाइन एंगल बाइसेक्टर जब कहा गया हो तब एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर है? और आप जानते हैं जब हम एकेडमी पढ़ा करते थे, जब 9-10 में आप मैसेज इंस्ट्रूमेंट में देखा होगा आप लोगों ने, एक आर्क यहाँ लेते हैं, क्लियर है, उसी से आर्क यहाँ लिया जाता है, एक आर्क यहाँ लेते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर बनता है। क्लियर है? सेम है, ये दोनों कोण बराबर हैं, कोणीय समद्विभाजक, यानी एसी लाइन ने इस कोणों को बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है ना। तो इस बाइसेक्टर सी पॉइंट इंटीरियर एंगल बीएडी एंगल बीएसी, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, बीएसी और सीडी बराबर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये कोणीय समद्विभाजक ये बन गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना हमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीजें कोणीय समद्विभाजक। क्लियर है? समझ गए यहाँ पर? तो पेयर में दोबारा आते हैं। पहला क्या पड़ा इंस्ट्रूमेंट? कॉम्प्लीमेंट्री, फिर सप्लीमेंट्री, उसके बाद एडजेसेंट, उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बाद हमने क्या पढ़ा? वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख। फिर हमने क्या पढ़ा? एंगल बाइसेक्टर। ये है पेयर ऑफ एंगल में, ठीक है। लास्ट पॉइंट में आते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, क्लियर हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट पेयर ऑफ एंगल हो गया। लास्ट पॉइंट एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसवर्सल लाइन में आपको पहले डिस्कस करवा चुका हूं। लास्ट टॉपिक लाइन एंड एंगल्स के कंसेप्ट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर जब सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है ना। तो यानी पैरेलल लाइंस द्वारा किसी भी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं पर बनाए गए कोण, कौन कौन से कोण बनते हैं और क्या उनकी वैल्यू होती है, उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अब इस वैल्यू को आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ढंग से समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं इसमें हम जितना ज्यादा टाइम ले ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सबसे पहली चीज, मान लीजिए सपोज मैंने यहां पर, चलिए पहले यहां पर मैं आपको अलग से कुछ लॉजिक समझा देता हूं। देखो सपोज मैंने कहा ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन हमारे पास है डी। अब मेन बात सुनिएगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वरना मैंने आपको एक चीज समझाई थी, डी ट्रांसवर्सल, कोई जरूरी नहीं कि दो पैरेलल होती ना होती, लेकिन यहां पर जो हम इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो ये है कि ए बी और सी डी अगर समांतर है तो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल बनने वाले हैं यहां पर, ठीक है। ए बी और सी डी दो रेखाएं हमारे पास, दोनों समांतर हैं, दोनों पैरेलल लाइन है, इन पे बेस्ड डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो जो जो चीजें वहां मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत ढंग से देखिएगा, सारी वैल्यू को देखो। मान लीजिए 1 2 3 4, ये मैंने यहां पर एंगल लिए हैं 5 6 7 और 8, ये एंगल यहां लिए हैं। बहुत ढंग से समझना स्टूडेंट, ठीक है। मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। मेन पॉइंट फिर से एक बात और कह रहा हूं मैं आपसे, ए बी और सी डी क्या होने चाहिए? पैरेलल, समांतर। ये एंगल माने ही तब जाएंगे जब ये ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को काटते हुए जाए, ठीक है, इंटरसेक्ट करें, तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहां पर हम तीन तरह के एंगल डिस्कस करने वाले हैं, तीन तरह के एंगल हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ढंग से समझेगा। और तीनों को मैं आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा। तीन एंगल हैं,
ये वैल्यू हमारे पास है, इस डायग्राम मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। पहला एंगल जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट जो हम एंगल पढ़ने, और हाँ दोनों पैरेलल लाइन, जो पहला एंगल हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में इसे पढ़ा जाता है संगत कोण, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। ये देखिएगा, इसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब कौन कौन से इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। अब देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से, ठीक है ना, इस चीज को डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखो अब समझना ध्यान से, AB और CD पैरेलल है, प्रूफ ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम स्वयं सिद्ध बोलते हैं, एक्सियम कहा जाता है इसको, ये ऐसे देखा जाता है। अगर AB और CD पैरेलल, मान लो पैरेलल लाइन दोनों कभी नहीं मिली, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाते हुए ले जाऊं तो मालूम है जो CD लाइन है वो AB पर ओवरलैप करेगी। अगर मैं इस लाइन को बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल आगे बढ़ाता जाऊं तो AB और CD ओवरलैप करेगी। तो मुझे बताओ कौन सा एंगल कहां पर ओवरलैप करेगा। देखो वन एंगल जाएगा 5 पर, 2 और 6 ओवरलैप करेंगे, 3 और 7 भी ओवरलैप करेंगे, और यहां से 4 और 8 भी ओवरलैप करेंगे। कब? जब मैंने ठीक CD को इसी के पैरेलल बढ़ाता गया और AB के ऊपर ले गया। और हाँ ओवरलैप क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो 1, 5 ये दोनों एक साथ होंगे, तो इसका मतलब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ध्यान देना, ये और ये संगत कोण है, ये बराबर हो गए। 2 and 7, एंगल 2 एंड एंगल 7 ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये संगत कोण हो गया। बताओ यहां से कौन कौन होंगे स्टूडेंट? 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7 ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, और यहां से एंगल 4 एंड एंगल 8 ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। इनको बोलते हैं संगत कोण। यानी जब ये लाइन इस पर ओवरलैप होगी तो 5 1 पर ओवरलैप होगा, 2 6 पर होगा, 3 7 पर होगा, 4 8 पर होगा। ये संगत कोण कहे जाते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये हमेशा आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हमेशा, और हाँ मेन पॉइंट अभी भी आपसे कह रहा हूं, AB और CD क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। तो 1 का संगत 5, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 8। तो कोण 1 इक्वल टू कोण 5, 2 बराबर 7 के, 2 और 6, सॉरी यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको यहां पर, सॉरी यहां पर ये वाली हमारे पास है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 और 6 ये बराबर होंगे, यहां से 3 और 7 बराबर होंगे, और यहां से 4 और 8 बराबर होंगे, ठीक है। तो ये एंगल कहे जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम संगत कोण कहते हैं, ठीक है। कब? जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया ना? ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये एंगल हमें, अगर मान लो x डिग्री है तो ये भी x होगा, स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे प्रूफ होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। मान लीजिए सपोज कभी ऐसा हो, देखो अब मैं यहीं पर एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में पढ़ रहे हैं, एक मेन पॉइंट है। मान लो ये और ये पैरेलल होती है और ये लाइन होती है इस तरीके से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और दोनों पैरेलल है, मान लो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। बताओ स्टूडेंट कौन कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे? 1 का 4, 2 3 7 8 6 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। तो पैरेलल लाइन की सेम साइड, संगत, ध्यान देना, इस पैरेलल के इस तरफ है तो पैरेलल की इस तरफ है, पैरेलल के राइट साइड है तो पैरेलल के राइट साइड, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में हमारे बहुत काम आने वाले हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, ये होते हैं संगत कोण। क्लियर स्टूडेंट? ये कॉरेस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अगला लॉजिक जो हमने डिस्कस करना है, अगला कंसेप्ट देखिएगा, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। किसे ऑल्टरनेट एंगल कहा जाता है पहले मैं आपको बताऊंगा। यहां पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इंटीरियर ऑल्टरनेट बोला गया। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल के, जो एकांतर कोण है उनको डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट, अभी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ा, बताओ 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? 5, 2 के 6, 3 के 7 और 4 के 8, ये हमने पढ़ लिया।
अब ऑल्टरनेट एंगल कौन होते हैं और ये वैल्यू देखते हैं। सबसे पहला ये जो 3 है और ये जो 5 है ये ऑल्टरनेट है, एंगल 3 एंगल 5। यहां से ये 4 और ये 6, एंगल 4 एंगल 6 ये ऑल्टरनेट है। अब एक्चुअल में क्या है, ये जो पॉइंट हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं इस पूरी वैल्यू के लिए ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 5 4 6 इन्हीं को बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये इंटीरियर है, अंतः एकांतर, ठीक है। 3 का इंटीरियर है, ऑल्टरनेट 5 4 का 6 ये होते हैं। ये एंगल भी हमेशा आपस में बराबर होंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में प्रूव करवा दूंगा, और टफ बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमेशा बराबर होंगे, 3 5 4 6 ये इंटीरियर ऑल्टरनेट है, अंतः एकांतर, ठीक है ना। देखिएगा फिर से सुनो, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 6, 3 का 7 ये हो गया संगत। ऑल्टरनेट एंगल का मतलब 3 का ऑल्टरनेट 5 4 का 6 और साथ में इंटीरियर है, अंतर एकांतर कहा जाएगा इस पूरी वैल्यू को, ठीक है ना। तो 3 बराबर, ये 3 5 के बराबर 4 6। मान लीजिए अगर ये लाइन ऐसी होती 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताओ कौन कौन बराबर होते हैं स्टूडेंट्स? 5 और 3 और 4 और 6 ये ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये हो गए एकांतर कोण कहा जाता है इनको, ठीक है। इसी में देखिएगा, इसी पॉइंट के अंदर, अब नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं ये बता देता हूं आपको। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एक्सटीरियर ऑल्टरनेट आएगा। देखिएगा इसी में आप देखेंगे ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट का ये पॉइंट है हमारे पास वैल्यू। देखिएगा ध्यान देना, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट का मतलब बाह्य एकांतर। देखो कौन कौन से एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, देखो ये 2 और यहां से 8, ये वाला, यहां से एंगल 1 और यहां से एंगल 7, ये हो गए बाह्य एकांतर। 2 8 1 और 7 ये एंगल भी बराबर होंगे। और ये कंबाइंड फॉर्म कौन सा, 3 किसके बराबर, 5 4 6 के बराबर है, 2 and 8 इक्वल है, 1 and 7 इक्वल। कंबाइंड में इनको ऑल्टरनेट एंगल कहा जाता है, एकांतर कोण। लेकिन जो अंदर के एंगल होंगे ये इंटीरियर है, और ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर है। 2 8 के बराबर और एक 7 के बराबर है। अभी मैं आपको प्रूव कराऊंगा जब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और समझा देता हूं। इनको बोला जाता है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। ये कोण हमेशा बराबर, बताइए एंगल 2 8 के बराबर, एक 7 के बराबर, 3 5 बराबर, 4 और 6 बराबर, ठीक है ना। अभी आपको मैं समझाऊंगा, देखिएगा इसी वैल्यू में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वर्टिकली अपोजिट। देखिएगा ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहले, तो अब ज्यादा टफ होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा सेम कहानी है। मतलब कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट होंगे, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख, 2 के वर्टिकली 4 ये प्रूफ हो चुका है, ध्यान देना। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, यहां से एंगल 6 एंगल 8 के बराबर, यहां से एंगल 5 एंगल 7 के बराबर। तो 2 4 के बराबर, एक 3 के बराबर, 6 8 के बराबर, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट। इसको हिंदी में कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रूव करवा चुका हूं, याद है, जहां 180 थीटा मैंने लिया था, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 3 चीजें पढ़नी स्टूडेंट, बताओ जल्दी से मुझे बताओ। सबसे पहले बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन, एक 5 के, 4 और 8 बराबर, 2 6 के, 3 और 7 बराबर, ठीक है। ऑल्टरनेट कौन से बताए स्टूडेंट, इंटीरियर 3 5 4 और 6, एक्सटीरियर 2 8 और 1 और 7, वर्टिकली अपोजिट ये वर्टिकली शीर्षाभिमुख यानी एक लाइन के अपोजिट एंगल। चलिए अब मैं सब जो ऑल्टरनेट में आपको प्रूव करने की बात कर रहा था, अब एक लाइन में सारी वैल्यू को प्रूव करवाता हूं। देखिएगा सुनना ध्यान से, देखो सबसे पहला पॉइंट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। पर देखिएगा इस पूरी वैल्यू को, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्लियर, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, प्रूव हो गया। सुनना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। सबसे पहले बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल ऐसी प्रूफ होता, लाइन पैरेलल ओवरलैप करेगी। 3 किसके बराबर, 7, बताइए क्यों, संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5,
क्लियर है? कैसे? वर्टिकल अपोजिट फिर से आ गया। अब ध्यान देना स्टूडेंट, कितनी सारी चीजें प्रूफ हो गई देखो है। अब ध्यान दीजिएगा यहां से, देखो सिर्फ संगत आपको मालूम है ये पैरेलल ओवरलैप होकर प्रूफ होता है संगत का। बाकी देखो, अब सुनो, 1 = 7, एंगल 1 = एंगल 7 भी प्रूफ हो गया। देखो एंगल 1 = एंगल 7, क्लियर है? 1 = 7 क्या बना? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट यानी बाह्य एकांतर। देखो एंगल 3 = एंगल 5 प्रूफ हुआ। देखो एंगल 3 = एंगल 5 प्रूफ हो गया। अब बताओ स्टूडेंट, एंगल 3 बराबर एंगल 5 कौन सा है बताओ? इंटीरियर ऑल्टरनेट। सिंपल, इस तरीके से ऑल्टरनेट एंगल प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है ना? तो पहला पॉइंट, 1 = 3 वर्टिकली, 3 = 7 कॉरेस्पॉन्डिंग संगत, 7 = 5 वर्टिकली अपोजिट, तो 1 = 7 और यहां से 3 = 5। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एंगल बने हैं ये वैल्यू बन गई। तो 1 और 7 एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, 3 और 5 जो हमारे पास बना है ये बना है इंटीरियर ऑल्टरनेट, ठीक है ना? बिल्कुल इनको रिवाइज कीजिएगा, जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो भी आपको बताए गए हैं इन सारे पॉइंट को बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा। मैंने आपसे कहा मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा लाइन एंड एंगल्स में कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा लाइन एंड एंगल्स के, ठीक है ना? क्वेश्चन करेंगे साथ में, उसके साथ में आपको पीडीएफ जो आपने डाउनलोड किया है वहीं पर आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, उस पर फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही है और बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा। मैं क्लास में भी आप लोगों से कहता हूँ, रिक्वेस्ट ही आप लोगों से कर सकता हूँ, बिल्कुल इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।